नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। एक ऐसे वक़्त जब देश में हर कोई 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहा है, आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, कवीन भटनागर साहब, बड़े अर्थशास्त्री हैं, नामचीन इकोनॉमिस्ट, दुनिया के कई देशों में काम कर चुके हैं। अ, एशिया और अफ्रीका के करीब दर्जन भर देशों में उन्होंने काम किया और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस को भी अपनी एक्सपर्टीज़ दी है। आज उनसे समझेंगे कि 8वां वेतन आयोग किस तरह का हो सकता है और वेतन आयोग में कौन-कौन सैलरी बढ़ाते वक़्त सरकार किन-किन बातों का ख़्याल रखती है। आपका स्वागत है कविन भट्टागर जी। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि एक ऐसे वक़्त जब हर कोई कम से कम केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहा है, तो उसकी शक्ल क्या होगी? उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कितनी बढ़ेगी तनख्वाह? हर कोई बहुत देखता है और यही नहीं देखता बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी इसी तरफ आँख लगाए रहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ी, तो हमारी भी बढ़ेगी। तो आपने तो बहुत काम किया है, आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें। भारत जैसे देश में 8वां वेतन आयोग जो आएगा, उसकी क्या शक्ल रहने वाली है? और किस तरह का किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखकर सैलरीज़ बढ़ाई जाएँगी? थोड़ा-सा आप अगर उस पर रोशनी डाल सकते। धन्यवाद। देखिए, वेतन आयोग के बारे में सभी को जानकारी है, तो मैं इसके बेसिक्स पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना जी, ज़रूर बता दूँ कि 1946 से 2016 तक जो 7 वेतन आयोग आए हैं, उस वेतन आयोग और इस वाले 8वें वेतन आयोग में जहाँ तक मैं समझता हूँ, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए। अभी तक के जितने भी वेतन आयोग आए हैं, उनमें सिर्फ पैरामीट्रिक चेंजेस हुए हैं। पैरामीटर को यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है, उसको चेंज किया, कहीं 2.5 किया, 2.6 किया, 1.89 किया, वगैरह वगैरह। और कुछ भत्तों को और कुछ अन्य भत्तों को रैशनलाइज किया। लेकिन अब हमारा स्थिति बदल चुकी है। अब हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पे हमारा सारा डेटाबेस डिजिटाइज्ड है, सारी प्रोसेसेस हमारी डिजिटलाइज्ड हैं, और प्रोसेसेस डिजिटलाइज्ड होने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब कुछ होने के बाद, अब अगर हम वही पुराने ढर्रे पे जाएं और पैरामीट्रिक चेंजेस देखें, तो शायद ये लुकिंग बैक वाली बात हो जाएगी, रियर व्यू मिरर में देखने की बात हो जाएगी, जो कि हमारे जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए शोभा नहीं देगा। तो मुझे जहां तक लगता है, भारत को इस समय फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। पैरामीट्रिक रिफॉर्म्स की जगह एक तरह से सिस्टमिक रिफॉर्म्स भारत को अडॉप्ट करने चाहिए, और सिस्टमिक रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले जो हम लोग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं, वो एक होता है फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क। तो अगर हम एक ऐसा फ्रेमवर्क निकालें जो कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि एक विन विन सिचुएशन आती है सरकार को भी और एम्प्लॉयज को भी, तो इस तरह का फ्रेमवर्क हम डेवलप कर सकते हैं। आज हमारे पास में सारे उस तरह के रिसोर्सेज हैं कि हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बना लें सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरीज और पेंशन के लिए। इसकी आवश्यकता हमें सबसे पहले तो इसलिए भी पड़ती है कि जो हर 10 साल में आपका एक सैलरी ऐसे चल रही है और फिर एकदम जंप हो गई, फिर 10 साल तक चल रही है, जी, फिर जंप हो गई, तो इससे जी, बिल्कुल। लेने वाले को भी नुकसान है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे 10 साल वेट करना पड़ता है, और देने वाले को तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले वेतन आयोग में ही लाख सवा लाख करोड़ सरकार को निकालने पड़ गए बिल्कुल, थे एक ही झटके में, एक ही साल में। और जब राज्य सरकारें भी ये अडॉप्ट करेंगी, तो राज्य सरकारों की कंगाली की हालत बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत से राज्य हैं जिनको कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ये 10 साल में एक जंप देने की बजाय, अगर सरकार ये फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क को यूज करती है, तो ये पीरियोडिक शार्प जो सैलरी हाइक्स हैं, ये नहीं होंगी। और इसमें हमारे को काफी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है सरकार के लिए, इट विल बी अफोर्डेबल। अगर हम एक कॉम्पनसेशन को जीडीपी के साथ या रेवेन्यूज के साथ लिंक कर देते हैं, तो जैसे जीडीपी बढ़ेगा, जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की सैलरीज भी उस तरह से, उस हिसाब से लिंक होकर बढ़नी चाहिए। जीडीपी कम बढ़ा अगर किसी वर्ष में किसी कारण से, तो सैलरी कम होनी चाहिए। जैसे कोविड सालों में जीडीपी कम बढ़ा था, सरकार ने कुछ लोगों की सैलरी रोक ली थी कुछ समय के लिए, डियरनेस भी रोक लिया था। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाए, रादर देन एडहॉक अप्रोच किया जाए।
इसमें क्या होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि हमारा इंडेक्सेशन रेगुलर रहेगा। ये हर 6 महीने में डियरनेस अनाउंस कर बजाय में इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक किया जा सकता है, तो हमारा इंडेक्सेशन बढ़ जाएगा उसके साथ में। एक तरह से इक्विटी रहेगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की भी जब वेजेस बढ़ती हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हायर जीडीपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की भी उसी तरह से बढ़नी चाहिए। इसको परफॉर्मेंस लिंकेज, हालांकि 20 साल से इस बारे में बात हो रही है लेकिन अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, इसको हम परफॉर्मेंस लिंकेज कर सकते हैं। पार्ट ऑफ पे एक बेसिक पे रहेगी और जो वेरिएबल पे रहेगी उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड कर सकते हैं। और आज की तारीख में बहुत सारे कारण हैं जिनको हम क्राइटेरिया बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिटीजन सेटिस्फैक्शन, आज कई राज्यों में एक सरकारी अधिकारी की सैलरी में से पैसा काट लिया जाता है अगर उसने राइट समय पर जवाब नहीं दिया या सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। तो अगर उसने टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर दी तो इंसेंटिव भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो एक तरह से जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हुई, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हुई, सर्विस टाइमली अगर कोई डिलीवर करते हैं, सिटीजन सेटिस्फैक्शन अगर होता है तो सैलरी उसकी इंक्रीज होनी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो उसको आप लिंक कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड पे। इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है क्योंकि ये रूल बेस्ड एडजस्टमेंट होंगे। और हर 10 साल में बनाने की बजाय आई वुड सजेस्ट कि जैसे फिस्कल रिस्पॉन्सिबल कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क में एक प्रोविजन है परमानेंट पे रिव्यू बॉडी, जो एक परमानेंट बॉडी बनी रहेगी विच इज अ स्टैंडिंग बॉडी, जो कि पीरियोडिकली रिव्यू करती रहेगी सैलरीज को बाय एनुअली को, और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला के आधार पे करेगी। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर कहीं से उठा के लाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है। जैसे यूके में ये कॉन्सेप्ट है, परमानेंट पे रिव्यू बॉडी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी इस तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। तो हम एक एडहॉक अप्रोच की बजाय, पॉलिटिकली ड्रिवन पे हाइक्स जो हैं उसकी बजाय हम एक रूल बेस्ड कर लें, इंडेक्स कर लें, इंडेक्सेशन दे दें और परफॉर्मेंस लिंक सिस्टम्स कर दें। इससे हमारा जो फिस्कल शॉक्स होते हैं, हर 10-10 साल में एक सडन इंक्रीज 30% हो गया, 1.5 लाख करोड़ एकदम से सरकार की तरफ से चले गए, वो नहीं रहेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी बजट के लिए हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे को एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो परफॉर्मेंस के थ्रू रहती है वो काफी हमारी इंकरेज होगी। आज की तारीख में बहुत से सरकारी लोग हैं जो डीमोरलाइज हो जाते हैं कि हम इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन हमारे को कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं, इसको हम इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट के साथ में, ऑफ द कंट्री के साथ में कॉम्पनसेशन को अलाइन कर सकते हैं। और इसमें इंटर जनरेशनल सब्सिडी पेंशन की जो है उसको हम पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। एनपीएस ने ऑलरेडी उसको रिमूव कर ही दिया है काफी हद तक। तो इंडियन मॉडल को अगर हम देखें 8वें वेतन आयोग के लिए, तो अगर हम बेसिक सैलरी को भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगभग 25 से 30% ऑफ बेसिक तो उसमें बढ़ना चाहिए, मिनिमम जो बेसिक की बात कर रहे हैं, जो हम पिछले टाइम से देखते आ रहे हैं। लेकिन एक सिर्फ बेसिक बढ़ा के डीए हर 6 महीने में देने की बजाय अगर हम एक उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखें तो इंडिया मॉडल के लिए ये रेवेन्यू और जीडीपी के साथ फिस्कल कैपेसिटी जो है इंडिया की, कंट्री की, उसको लिंक कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी हो सकती है, एनुअल एक रूल बेस्ड एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं ताकि हर 10 साल में शॉक्स ना लगें। एक तरह का बेंचमार्क बना सकते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट लो इनकम लेवल के जो लोग हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत से सरकारी लोग ऐसे हैं जैसे क्लास 4 के हैं। और एक बहुत बड़ी फैक्टर इंडिया में है वो है मिसिंग मिडिल, जिसको कि हम ग्लोबली बोलते हैं मिसिंग मिडिल, कि भाई हाई क्लास वालों के लिए तो कोई इश्यूज नहीं है, लो क्लास वालों के लिए सरकार देती है काफी हद तक, लेकिन जो मिडिल वाले लोग हैं जो कि टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स बर्डन सबसे ज्यादा वो बेयर करते हैं, ना वो सुपर रिच में आते हैं या रिच में आते हैं और ना उनको कोई सरकार की तरफ से लोअर कैटेगरी का मिलता है। तो ये जो मिसिंग मिडिल है, ये मिसिंग मिडिल जो है इसको भी हम कहीं ना कहीं इस फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क के थ्रू हम इसको डील कर सकते हैं। तो एक मिक्स ऑफ सैलरीज हो जाए, बेसिक हो जाए, इंडेक्सेशन हो जाए जो कि इन्फ्लेशन के आधार पर रहेगा, फिर वेरिएबल परफॉर्मेंस लिंक पे हो जाएगा। सो दिस बिकम्स अ वेरी सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मॉडल। और हाईली ये मतलब गवर्नेंस की जहां तक बात करें तो ये एक बड़ा अच्छा ई गवर्नेंस मॉडल हम इंडिया में इसको क्रिएट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो सुझाव दिए बड़े शानदार, और मुझे लगता है कि
शायद सरकार ये सब सोच रही हो, आपसे सलाह ले, आपसे सलाह ले रही हो, आप जैसों से सलाह ले रही हो। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो पे कमीशन आएगा उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और बड़ी अच्छी सलाहें थी आपकी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपके सुझावों के साथ आपके साथ बातचीत हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।